जैसे आप देख रहे हैं ये एक पौधा है, और अगर मैं सही से कहूँ तो इस पौधे के ऊपर 6 से 7 किलो टमाटर अभी लगा हुआ है। बिल्कुल। और जबकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, बच्चा है। बिल्कुल। तो 8 किलो तक ये एक पौधा टमाटर देगा। अगर 20 जनवरी तक मान के चलें तो 20 जनवरी तक मेरा 250 से 300 क्विंटल टमाटर मार्केट जा चुका होगा। लगभग आप 5 से 6 लाख रुपए का बेच चुके हैं, 5.5। हाँ, लगभग अगर अंदाजा लगाया जाए तो इतना टमाटर मेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट। किसान जब पढ़ा लिखा किसान खेती बाड़ी काम में आता है तो वो बहुत सारे काम कर सकता है, कुछ नया करके दिखाता है। कुलबीर सर से मेरी मुलाकात हुई है। टमाटर के अंदर लाखों रुपए कमाते हैं, वहीं पे किसान टमाटर रोडों पे बखेरते हैं, रोडों पे गिराते हैं। क्या रीजन रहता है कि हम उसी फसल से कमाते हैं और कोई किसान उसी फसल से बहुत सारे पैसे नुकसान में चले जाते हैं? तो कुलबीर जी से जानते हैं टमाटर की कितनी वैरायटी, कौन कौन सी बोते हैं वो, और इनसे अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, विंटर में कैसे इनको बचा सकते हैं। आप भी अगर शुरुआत करेंगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप उस काम में फेल हो जाएं, लेकिन स्टडी करें, जानकारी जुटाएं, इनोवेटिव फार्मर से कॉन्टेक्ट करें, फिर अपना ऐसा कुछ काम करें। क्योंकि किसान के पास ज़मीन होती है, एक दुकान की बात की जाए जो 10 बाई 15 की बनिए के पास दुकान होती है, वो लाखों रुपए कमाता है, पूरी फैमिली उस पर डिपेंड होती है। लेकिन एक किसान के पास उससे 100 गुना उसके पास ज़मीन होती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं नौकरी की भीख मांगता है। किसानी के काम बहुत बड़े स्किल का काम है। आप थोड़ा सा बारीकी से जानकारी जुटा के इस काम को करें और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। जैसे कुलबीर सर के पास गाड़ी है, बहुत सारे मतलब एक अच्छी व्यवस्था है, सुंदर मकान है, पूरे सिस्टम से काम चल रहा है इनका। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? ज़्यादा कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं है। सफल आदमी और लूजर आदमी यही फ़र्क होता है कि सफल आदमी प्रयास नहीं छोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा शुरू ना करके हम टमाटर पे आते हैं। कुलबीर सर से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कुलबीर सर, आप हमें टमाटर के बारे में बताएं कि आप टमाटर की कई सालों से फसल लेते आ रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। हालांकि किसान को मार लगती है रेट के बारे में, तो आप किस समय टमाटर की बुआई करते हैं? क्योंकि अभी ये जो दिसंबर का जनवरी का टाइम चल रहा है सर्दी का, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इस वर्ष सर्दी बताई गई है और लगी, हमें फील भी हुआ है। लेकिन आपने टमाटर इतना अच्छा बचा रखा है, तो कौन सी वैरायटी आपने बोई है और कैसे क्या प्रोडक्शन आपने इसका लिया है, इसके बारे में बताएं। देखिए, टमाटर वैसे तो मैं कई सब्जियां करता हूं, पर मैंने मेन फोकस अपना टमाटर और करेले की सब्जी पे रखा हुआ है। क्योंकि जैसे आप पीछे व्यू देख रहे हैं, सभी ये बांस और बैम्बू स्टिक्स और तार और वायर पे टमाटर है। बिल्कुल। तो मैंने लगभग 4 साल तक लगातार इस पे काम किया है। उसके बाद मैंने 8 से 10 महीने का एक पैटर्न तैयार किया है। हम अगस्त के पहले हफ्ते में और जुलाई के आखिर में ये टमाटर की पौध खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि बहुत अर्ली वैरायटी होती है। और अक्टूबर में ये टमाटर फ्रूटिंग पे आ जाता है। अक्सर हमें अक्टूबर में बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो अक्टूबर में फ्रूटिंग से उसके बाद हम स्टेप वाइज इस टमाटर को लगाते हैं। कुछ ऐसे प्लान करके लगाया जाता है कि अक्टूबर में फ्रूट दे, उसके बाद धीरे धीरे आगे पैटर्न चलता है, कुछ मार्च तक चलता है ये। फिर मार्च में हम जो अब आज लगभग 17 जनवरी है, तो अभी हमने नर्सरी उगाई हुई है टमाटर की, और हमारे खेत से टमाटर हार्वेस्ट होके भी मंडी जा रहा है। सर, वैरायटी मैं कुलबीर से जानना चाहूँ, कौन सी वैरायटी आपने लगाई? सर, जो हम सबसे अर्ली वैरायटी लगाते हैं, नामधारी कंपनी की है 50-13 वैरायटी। हाँ जी। जो सबसे अर्ली है, उसका छिलका बहुत पतला होता है, वो इस ठंड में भी बहुत अच्छे से पक जाती है। हाँ जी। आप अगर कैमरा घुमाएं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये नामधारी वैरायटी का टमाटर है, और ये देखो अभी कल ही इसकी हार्वेस्टिंग हुई है और ये दोबारा फिर पकना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी यील्ड देता है। हाँ जी। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है और मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। सबसे अगेता हम सर्दियों में ये लगाते हैं, जिसकी ट्रांसप्लांटिंग हमारी अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाती है। अच्छा जी। उसके बाद सितंबर तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग का टाइम आता है। फिर दूसरी वैरायटी आती है जो ये चलेगी हमारी अक्टूबर से लेके और फरवरी तक इस पर फ्रूट तैयार होकर चलता है, मार्केटिंग होती है। हाँ जी। उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि हम मार्च अप्रैल में क्या लें। तो हमने उसके बाद सितंबर के मिड में ये एक वैरायटी है, ये भी नामधारी कंपनी की है, इसका नाम है 4266। अच्छा जी। तो ये थोड़ी लंबी है, जिसको बेल वाला टमाटर बोला जाता है। हाँ जी। तो ये लगभग अगर इसको सही मौसम मिले, इस बार सर्दियां भयंकर पड़ी हैं, बारिश भी खूब हुई है, तो ये 7 फीट तक चली जाती है और मौसम की मार भी झेल लेती है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक पौधा है, और अगर मैं सही से कहूँ तो इस पौधे के ऊपर 6 से 7 किलो टमाटर अभी लगा हुआ है। बिल्कुल। और जबकि अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, बच्चा है। बिल्कुल। तो 8 किलो तक ये एक पौधा टमाटर देगा।
सर इसकी मैं कुलबीर सर नर्सरी किस समय तैयार करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमें ये प्लान पहले करना पड़ता है कि हमारा खेत किस समय पे हमें खाली मिलेगा। ठीक है। उसके हिसाब से गर्मियों में जैसे सर्दी का अगस्त में हम नर्सरी डालते हैं तो लगभग एक से 1.5 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है। सर्दियों में जैसे हम जनवरी या दिसंबर में नर्सरी डालेंगे तो बीज को जर्मिनेट होने में टाइम लगता है। हाँ तो उस टाइम लगभग 2 महीने में नर्सरी तैयार होती है। ठीक है सर। इसके बाद सर इसका हम प्रोडक्शन कितने टाइम तक कंटिन्यू ले सकते हैं? जो 1 एकड़ आपका टमाटर है वो आपको स्टेप वाइज लगाना पड़ता है। जिस टाइम टमाटर मैच्योरिटी पे आना शुरू हो जाता है तो सर्दियों में जो होता है वो 1 महीने में लगभग आपका खेत खाली हो जाता है। ठीक है। 1 से 1.5 महीना लेता है। और गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लगभग 20 से 30 दिन में वो टमाटर आपका खेत खाली हो जाता है। तो अगर किसी किसान को 2 एकड़ टमाटर लगाना है तो हाफ एकड़ करके उसको पैटर्न वाइज ले, ताकि उसको लगातार 10 महीने तक फसल मिलती रहे। सर दूसरा, इस पे बेडों की संख्या कितनी होती है और एक बेड पे कितने ये पौधे लगाए जाते हैं, इसके बारे में बताएं। इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। कई टेक्निक है इसको लगाने की। गर्मी में अलग लगता है, सर्दी में अलग लगता है। आमतौर पे ये 3-3.5 फीट का टॉप होता है बेड का। हाँ जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, देख रहे हो। बिल्कुल। थोड़ा मैं केमिकल ये यूज़ कम करता हूँ, इसलिए इस पे खरपतवार उग रहा है। लंबे टाइम से बारिशें होने की वजह से ये निकलवा नहीं पा रहे। बिल्कुल। जो आप देख रहे हो। हाँ जी। लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है फिलहाल हमें। हाँ जी। तो इसमें लगभग 40 से 45 बेड 1 एकड़ में बन जाते हैं। हाँ जी। और हम 6000 से 8000 पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं वैरायटी के हिसाब से। कुछ वैरायटियां हैं जिनके पौधे की ग्रोथ छोटी होती है, और जैसे ये है इसके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा है, तो फिर बीच में कुछ पौधे मर भी जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ कोशिश करते हैं कि 100, 200, 400 पौधे, 1000 पौधे हर खेत में फालतू लगाए जाएं, कि अगर कोई पौधा मर जाए तो मौके पे फिर उसको निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जा सके। सर इसमें जो वायर आपने लगाए हैं, जो बम्बू खड़े कर रखे हैं, इनकी क्या कॉस्ट रहती है 1 एकड़ के लिए? देखिए 1 एकड़ के लिए इसमें बैम्बू के कीमत के ऊपर डिपेंड करता है। बैम्बू 30 रुपये से लेके आपको 80 रुपये तक का मिलता है। ठीक है जी। वो आपका डिपेंड करता है कि आपको खेत में कितने लगाने हैं। कम से कम एक खेत में जैसे 45 बेड हैं तो हर बेड में 10 बैम्बू लगेंगे, मिनिमम है ये। हाँ जी। तो 450 तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो 600, 650 तक चला जाता है। हाँ जी। वो डिपेंड करता है कि आप इन वायर पे और बैम्बू पे कितना वजन डाल रहे हैं। ठीक है सर। और सर बैम्बू की कुल कॉस्ट और वायर की कॉस्ट थोड़ा? वायर डिपेंड करता है जी मोटाई के ऊपर। जैसे आप ये वायर देख रहे हैं, ये थोड़ी पतली है। हाँ जी। ये 14 नंबर है। और एक दूसरी आप वायर देख रहे हैं अंदर लग रही है, वो 12 नंबर वायर है। हाँ जी। तो हमें भी नहीं पता था, शुरू में हमने 16 नंबर लगाई, फिर 12 नंबर लगाई, 14 नंबर लगाई। फिर अब हमें पता चला है कि एक बार खर्चा कर लो और बरसों तक इसको आप यूज़ कर सकते हो। हाँ जी। तो इसलिए आप 12 नंबर वायर लगाओ, जो लगभग 70 रुपये किलो मिलती है। हाँ जी। और 1.5 क्विंटल के करीब एक खेत में लगती है। ठीक है। और बैम्बू जो मैंने लगा रखा है ये सिंपल 30 रुपये वाला बैम्बू है। तो आप अगर औसतन 500 रुपये भी मान के चले, 50 रुपये भी एक बैम्बू कीमत मान के चलें, तो लगभग 15,000 का बैम्बू हो जाता है। और आपकी लगभग 10,000 की तार लगती है। तो 25,000 ये खर्चा होता है। 5,000 के करीब आपको लेबर लेती है 1 एकड़ में बैम्बू और वायरिंग करने के लिए। ठीक है सर। उसके बाद खेत के चारों तरफ आपको स्टे लगानी पड़ती हैं। हाँ जी। उसको आप खुंटे भी गाड़ सकते हो, ज़मीन में गड्ढे करके टायर को भी यूज़ कर सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। तो वो आपके मौके पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। हाँ जी। हाँ जी। तो लेबर बैम्बू सारा मिला के लगभग 35 से 35,000 के में ये खेत तैयार हो जाता है स्टेकिंग के लिए। हाँ जी। हाँ जी। इसके बाद सर इसके बीज की मतलब नर्सरी की कॉस्ट कितनी पड़ती है, इसको थोड़ा बताएं। नर्सरी की कॉस्ट कुछ कंपनियां अभी भी ग्राम में बीज दे रही हैं, 10 ग्राम की पैकिंग आती है। हाँ जी। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में गिनती के बीज आने लग गए हैं। जैसे आपको अगर 600 रुपये का पैकेट मिलता है तो उसमें 2,000 या 3,000 बीज लगेंगे। पर हर कंपनी का हाइब्रिड सीड है ये, तो हर कंपनी का अपना रेट होता है। इसके अंदर मैं 3 से 4 पैकेट डालता हूँ, यानी कि 30 से 40 ग्राम हम 1 एकड़ की नर्सरी के लिए डालते हैं। और वो डिफरेंट कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। जैसे ये 4266 वैरायटी है, इनका लगभग एक पैकेट 10 ग्राम का लगभग 600 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। और जो ये 50-13 है ये उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता है। हाँ जी। तो हर कंपनी के अलग अलग रेट हैं। इस बार हमने एक 1057 जो स्क्वायर राउंड में आता है वो भी डाल रखा है। हाँ। उसका 10 ग्राम बीज लगभग 1500 रुपये का है। हाँ जी। हाँ जी। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। तो सर अभी प्रोडक्शन की बात आई, मान लो 6,000 पौधे अपने पास बच जाते हैं। हाँ जी। खराब होने के बाद भी, तो इनका प्रोडक्शन कितना एवरेज में रह जाता है? पिछले साल आपने कितना लिया? देखिए ये भी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं आपको 4266 वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ टमाटर की। हाँ जी। कंपनी इसका 1400 क्विंटल क्लेम करती है 1 हेक्टेयर से। ठीक है जी। तो लगभग 1200 क्विंटल के करीब ये लगभग 600 क्विंटल 1 एकड़ से बनता है। हाँ जी। तो मैंने पूरा टारगेट लेकर चला था कि मैंने इस खेत से 600 क्विंटल टमाटर लेना है। ठीक है। जो कि हमारे एरिया की गन्ने की प्रोडक्शन, जो कि किसान को 1.5 साल में पैसे देता है गन्ना। हाँ जी।
क्योंकि वो 10 महीने खेत में रहता है, फिर शुगर मिल में जाता है, मिल से पेमेंट आने में टाइम लगता है। मैंने उसके ऑप्शन के तौर पे इसको दिया था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ भयंकर सर्दी और बारिश और कुछ ओले भी पड़े हैं, तो हो सकता है मैं टारगेट अचीव ना कर पाऊँ। फिर भी मेरा 400 क्विंटल से ऊपर टारगेट है कि मैं टमाटर की प्रोडक्शन इस वैरायटी से ले सकूँ। मतलब इस प्रोडक्शन को आप देखते हुए जो जैसे फल लगे हुए हैं, जैसे टमाटर लग रहे हैं, उस हिसाब से 400 क्विंटल की संभावनाएं हैं। हाँ, अभी इसमें अभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी स्टेज पे भी है, देखिए ये, और फ्रूट भी लगभग मैच्योर हो चला है। हाँ जी। 15 से 20 दिन में इसमें से शायद पहले ही थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए। हाँ जी। तो बस इसका मैं आपको जो मेन पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ 10 महीने का, जो मैंने पहले भी कहा है कि स्टेप वाइज लगाने का। हाँ जी। तो अक्सर किसान को प्रॉब्लम होती है कि उसको रेट नहीं मिलता। हाँ जी। तो जब आप 8 से 10 महीने के पैटर्न पे टमाटर लगाते हो तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव सारे आपके सामने आते हैं। हाँ जी। अभी मैंने जब टमाटर की हार्वेस्टिंग शुरू की थी, हाँ जी, अक्टूबर लास्ट में, तो उस टाइम मेरे को 41 रुपये टमाटर का रेट मिला था। और बीच में जनवरी के पहले हफ्ते में एक ऐसा दौर आया जब मेरा ये टमाटर 9 रुपये किलो भी बिका है। हाँ जी। और आज मेरा टमाटर ये लगभग 18 रुपये किलो ए ग्रेड जा रहा है। हाँ जी। और बी ग्रेड जा रहा है 12 रुपये किलो। हाँ जी। और सी ग्रेड 7 से 9 रुपये किलो चला जाता है। हाँ जी। जो डी ग्रेड है वो हम पिग फार्म में भेज देते हैं, जो सूअरों के काम आता है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके लिए ये एक किसान के लिए ये लंबे टाइम का पैटर्न अपनाना इसलिए ज़रूरी है कि वो हर तरह के रेट ले लेता है। हाँ जी। और एक बहुत अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मेरे को 18 रुपये की औसत पड़ रही है, जो कि टमाटर के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो सर 4 एकड़ में आपने बताया, तो थोड़ा समय में फिर से जानना चाहूँगा किस किस समय कौन सी फसल लगाते हैं ताकि 10 महीने हम फसल ले सकें। देखिए 10 महीने हम फसल ले सकें, हम अगर हमने 10 महीने फसल का लालच करना है तो हमें खेत पहले से प्लान करना पड़ेगा। मेरी जैसे गेहूं की कटाई हुई थी, ठीक है, तो अगर मैं गेहूं के बाद धान की बुआई करता तो मैं 10 महीने के पैटर्न को नहीं अपना सकता। ठीक है। मैंने गेहूं की कटाई के बाद खेत को तैयार किया, लेजर लेवलिंग करवाई, उसमें अपना जो कंपोस्ट था वो डाला, और उसके बाद फिर अच्छे से खेत को तैयार करके मैंने अगस्त के पहले हफ्ते में ट्रांसप्लांट खेत में कर दिया था। आधा एकड़ मेरा ऐसा था जो मैं 28 जुलाई को खेत में पौध लगा चुका था, नर्सरी लगा चुका था। हाँ जी। तो अगर मैं उसमें धान का फसल लेता तो शायद वो टाइम पे खाली ना होता, मिस हो जाता है आपका एक्चुअल जो टाइम है। सर अगस्त में मतलब अब जुलाई में आपने आधा एकड़ में लगाया? जुलाई में आधा एकड़ में लगाया, फिर मैंने लगभग 19 अगस्त के करीब मैंने 1 एकड़ में फिर दोबारा दूसरे खेत में ट्रांसप्लांटिंग की। 1.5 एकड़ हो गया। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने जो आपके ये पास वाला खेत देख रहे हो आप, इसमें मैंने ट्रांसप्लांटिंग की। ये लगभग सितंबर पहले हफ्ते का है, और ये सितंबर 20 के आसपास का है, जो ये लंबी वैरायटी है 4266। हाँ जी। हाँ जी। तो ये एक ऐसा सेटअप बन गया कि मेरे पास अक्टूबर से लेके और जून एंड तक, हाँ जी, जुलाई के फर्स्ट वीक तक मेरे को टमाटर मिलेगा। अभी मैंने 2 एकड़ की बिजाई कर रखी है नर्सरी की। हाँ जी। जो मैं जनवरी के मिड में जाके जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में प्लान था कि उसको खेत में ट्रांसप्लांट करूंगा। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अभी बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है वो थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि मैं अक्टूबर से लेके और जून जुलाई एंड तक मेरे खेत में टमाटर हार्वेस्ट होता रहेगा और मंडी जाता रहेगा। हाँ जी। सर 1.5 एकड़ से आप कितना उत्पादन अब तक ले चुके हैं? वो 1.5 एकड़ जो था उसमें बहुत अर्ली क्रॉप थी, वो मैंने बैम्बू स्टिक्स पे नहीं ली थी, सिंपल बेडों पे थी। तो ये अंदाज़ा नहीं था कि बारिशें इतनी ज़्यादा होंगी। तो बारिशें इतनी ज़्यादा होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा उसमें गलन रोग की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन मैं 1.5 एकड़ से लगभग 250 क्विंटल टमाटर हार्वेस्ट कर चुका हूँ। हाँ जी। और उसके बाद अब ये जो बैम्बू स्टेकिंग पे है, हाँ जी। मिड वैरायटी, ये भी शुरू हो गई है। तो आप अगर 20 जनवरी तक मान के चलें तो 20 जनवरी तक मेरा 250 से 300 क्विंटल टमाटर मार्केट जा चुका होगा। लगभग आप लगभग 5 से 6 लाख रुपए का बेच चुके हैं, 5.5। हाँ, लगभग अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इतना टमाटर मेरा जा चुका है। तो सर इसमें जैसे कि आपने लेबर कॉस्ट जोड़े तो मैं कितना लेबर आ गया होगा, टोटल कॉस्ट कितना आ गया होगा आपकी जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लगाया है इसके ऊपर? देखिए जो 1.5 एकड़ चला है उसमें तो सिर्फ लेबर कॉस्ट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं लगा। हाँ, क्योंकि वो स्टेकिंग पे नहीं है, वो ज़मीन पे ही था। ठीक है। तो उसमें तो निलाई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना और हार्वेस्टिंग, उसके बाद ग्रेडिंग, इस पे ही टाइम लगा है। ठीक है। तो दूसरा जो ये लगा है, देखो मेरे लिए इस साल ये कोई नया काम नहीं है, मैं पिछले 4-5 साल से इस खेती में इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने सिर्फ इसके अंदर लगभग 300 बांस इस बार नए खरीदे हैं। हाँ और 70 किलो मैं तार खरीद के लाया था। हाँ जी। ठीक है। तो बाकी मेरे पास अपना पुराने एसेट्स पड़े थे, मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैम्बू मेरे पास पुराने थे, खुंटे हमें हर साल बदलने पड़ते हैं जो हम साइडों में स्टे देते हैं। हाँ जी। ठीक है। जैसे 45 बेड हैं तो 45 बेड में लगभग 90 खुंटे लगते हैं। हाँ जी। तो दोनों साइड लगाने पड़ते हैं, तो वो हर साल परचेज करने पड़ते हैं, गल जाते हैं ज़मीन में। तो सर सर्दी से बचाव के लिए कोई स्प्रे वगैरह कैसे क्या बचाव? सर्दी से बचाव के लिए वैसे तो हम केमिकल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लिक्विड सल्फर का स्प्रे करते हैं हर 10 दिन के बाद। हाँ जी। हाँ जी। तो वो नेचुरल, उसकी नेचर थोड़ी सल्फर की गर्म होती है, तो वो पौधे को इंटरनल गर्माहट दे के रखती है। बाकी हम कुछ जो हमारा बैम्बू स्टेकिंग पे है
उसके लिए हम ये एक जो आजकल आपके पास कैरी बैग आते हाँ हैं, जी। ये कपड़ा आता है। जब हमें लगता है देखिए फॉग, धुंध से और बारिश से तो ये नहीं बचा सकता, हाँ जी। लेकिन जब हमें लगता है कि पाला पड़ रहा है तो हम ये स्टेकिंग के इनके तारों के ऊपर डाल के रखते हैं। हाँ जी। और जैसे ही लगता है कि आज रात पाला पड़ने के आसार हैं या आपको मौसम से जानकारी मिलती है, हम अपडेट रहते हैं पूरे वेदर फोरकास्ट को लेके, तो हम शाम के टाइम इसको पूरा खोल देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। इस तरह से ऊपर खोल देते हैं जिससे कि पाले का असर पौधों पे ना पड़े। तो इसका कॉस्ट कितना रहता है सर, किस हिसाब से रहता ये है? कोई बहुत महंगा नहीं है, ये लगभग 155 रुपये किलो है। हाँ और जी। 40 किलो का इसका एक रोल आता है। और हमारे पास यहाँ कालाम में इसकी फैक्ट्री है, वहाँ से मिल जाता है हमें ये। और ये लगभग 70-80 किलो 1 एकड़ में लगता है। हाँ जी। और अगर आप इसको अच्छे से हैंडल कर लें तो ये 2-3 साल निकाल देता आराम से निकल है। जाती तेज है। हवा कई बार इसको नुकसान पहुंचाती है, हाँ जी। लेकिन सर्दियों में तेज हवा आमतौर पे नहीं चलती। तो पहले साल मैंने इसको, जैसे ही इसकी हाइट लगभग 1.3 मीटर है, हाँ जी। तो पहले साल मैंने इसको चौड़े चौड़े सील लिए थे मशीन के साथ, हाँ जी। तो वो सारा का सारा तेज हवा में खराब हो गया था। हाँ जी। अब हम इसको सीलना बंद कर दिया, हम सिंगल लेयर रखते हैं इसकी। हाँ जी। तो जब हमें ज़रूरत होती है इसको खोल देते हैं, नहीं इसको इस तरह से फोल्ड करके एक तरफ कर देते हैं खेत। हाँ जी, ठीक है। तो ये धूप भी जाती है और पाले से भी बचाव हो जाता है। तो सर कोई नया किसान मान लो इसमें फसल में, वेजिटेबल्स में टमाटर ही ग्रो करना चाहे तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको अपना एरिया देखना चाहिए कि वहाँ का मौसम कैसा है। हाँ जी। क्योंकि फसल मौसम के हिसाब से डिपेंड करती है। हाँ जी। तो जब आपने मौसम देख लिया उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपको सीड कौन सा डालना है। हाँ जी। कई बार किसान गुमराह हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो सर्दियों वाला सीड है वो अलग होता है, हाँ जी। और गर्मी वाला सीड अलग होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। हम 50 डिग्री भी झेलते हैं और हम 1 डिग्री तक भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी किसान ने गलती से कोई ऐसी वैरायटी लगा ली जो 45 डिग्री पे पकती है, 35 डिग्री पे पकती है, और उसने वो सर्दियों में लगा ली, तो खेत तो उसका भर जाएगा फल से, लेकिन वो खड़ा इंतजार करता रहेगा कि कब पकेगा। बिल्कुल। पकेगा नहीं, वो खेत में ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी किसान ने गलती से सर्दी वाली वैरायटी गर्मी में लगा ली, हाँ जी। तो वो एकदम से सारा खेत पक जाएगा और वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि मंडी तक ले जाने तक वो टोटल खराब हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी वैरायटी किस टाइम पे लगा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो सर इसमें पानी आप ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं या कैसे? सर पानी मेरे पास ड्रिप नहीं है, स्प्रिंकलर है। हाँ जी। मैं डिपार्टमेंट से एक बार संपर्क किया था। हमारा थोड़ा ज़मीन का हिसाब किताब ऐसा ही है कि हमारा बड़ा लंबा मुश्तरका खाता है पारिवारिक। हाँ जी। तो मेरे हिस्से में जो ज़मीन आ रही है, एक्चुअली मैं रहता कुरुक्षेत्र ज़िले में हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ जी। और जो हमारे हिस्से में आ रही है वो एक्चुअल में हमारे पिताजी के नाम नहीं है। हाँ जी। तो अगर हम ड्रिप लगवाते हैं तो ड्रिप वाले जब आके यहाँ मैपिंग करते हैं इसकी, तो वो जिनके नाम है वो अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग सिस्टम वो बन नहीं पाया। लेकिन मैंने स्प्रिंकलर अपने हिसाब से अपने खर्चे पे खरीदी है। हाँ जी। कुछ फसलें जैसे गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है तो उनमें मैं स्प्रिंकलर का यूज़ कर लेता हूँ। हाँ जी। जी। तो सर आप इसमें स्प्रे वगैरह, खाद वगैरह कुछ मतलब ऑर्गेनिक ही करते हैं या फिर इसमें केमिकल यूज़ करते हैं? नहीं, देखिए दोनों का यूज़ है। मैं ये नहीं कह सकता कि ऑर्गेनिक शब्द अपने लिए नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी खेती ऑर्गेनिक तो तब होगी जब मेरे आसपास के लोग भी ऑर्गेनिक करने लगेंगे। हाँ जी। तो इसमें मैं जो भी है नीचे हम ज़्यादातर हम NPK का यूज़ करते हैं। हाँ जी। उसके बाद जब निलाई गुड़ाई होती है उसके हम अपना जो हमारे पास डेयरी फार्म है तो बहुत अच्छा हमारे पास खाद होता है अपना गोबर का। और जब हमें थोड़ा बहुत यूज़ करना होता है तो हम पोल्ट्री का भी ले आते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत कम मात्रा में पोल्ट्री डालते हैं, क्योंकि सब्जी में पोल्ट्री के खाद का थोड़ा इफ़ेक्ट बुरा आता है। तो हम ज़्यादातर NPK और जो अपना 12-32-16 आता है इफ़को से वो डालते हैं, और या फिर अपना मुर्गी का गोबर का खाद होता है। बिल्कुल। तो कुलबीर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की। थैंक यू वेरी मच सर।